दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अ डॉक्टर्स जनरल एंट्री फॉर अगस्त 6 1945 बाय विक्रम सेठ। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 6 अगस्त 1945 को जापान की एक सिटी हिरोशिमा पर पहली बार एटम बॉम्ब फेंका गया था और 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को जापान की एक और सिटी नागासाकी पर दूसरा एटम बॉम्ब फेंका गया था। एटम बॉम्ब गिरने के बाद जापान ने हार मान ली थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार मान ली थी जापान ने एटम बॉम्ब गिरने के बाद, और लगभग 1.4 लाख लोग मारे गए थे एटम बॉम्ब की वजह से। आपको पता है हिरोशिमा पर जो बॉम्ब फेंका गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो बॉम्ब फेंका गया था उसका नाम था फैट मैन। अब देखो ये जो पिक्स आप देख रहे हैं ना, ये बॉम्ब गिरने के बाद की पिक्स हैं। कितना बुरा हाल हो गया है यहाँ का। पोएम में यही बताया गया है कि किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ था वहाँ पे लोगों को, जो लोग सरवाइव कर गए थे, और कितना भयानक सीन था। मैं आपको पिक्स इसी वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि क्या हाल हुआ था हिरोशिमा का। दोस्तों अभी जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये सरवाइव कर गई थी। ये बिल्डिंग नहीं गिरी थी एटम बॉम्ब में, और बाद में इसी बिल्डिंग को हिरोशिमा में मेमोरियल बनाया गया था। आप अगर जापान में हिरोशिमा पीस मेमोरियल में जाओगे तो कुछ इस तरह की बिल्डिंग आपको दिखाई देगी, और ये वही सेम बिल्डिंग है जिसने एटम बॉम्ब को सरवाइव किया था। देखो हम सब ये जानते हैं कि नागासाकी पर बॉम्ब फेंका गया था, सबको पता होगी ये बात, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि अमेरिका का सेकंड टारगेट नागासाकी नहीं था। पहला टारगेट तो हिरोशिमा का था। हिरोशिमा पर उसने बॉम्ब फेंक दिया था 6 अगस्त को, लेकिन जो दूसरा टारगेट था ना वो नागासाकी नहीं था। 9 अगस्त को इन लोगों का प्लान था कि जापान की एक सिटी कोकुरा पर बॉम्ब गिराएंगे। तो ये लोग पहुंच गए कोकुरा पर 9 अगस्त को एटम बॉम्ब लेके प्लेन में। लेकिन उस दिन कोकुरा में ना बहुत सारे क्लाउड्स थे, बादल बहुत ज़्यादा थे, जिस वजह से विजिबिलिटी नहीं थी वहाँ पे, सही से दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार प्लेन वहाँ पे घुमाया गया कोकुरा में कि किसी तरह से हमें विजिबिलिटी मिले तो हम एटम बॉम्ब को गिराएं। कई चक्कर लगाए, कई बार घूमा गया वहाँ पे, लेकिन विजिबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ पे डिसाइड किया गया कि हम बॉम्ब नहीं फेंकेंगे। और फ्यूल भी ख़त्म हो रहा था प्लेन का, तो फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो सेकंड टारगेट पर चलते हैं। सेकंड टारगेट इनका था नागासाकी। मतलब प्लानिंग ये थी कि बाई चांस अगर कोकुरा में बॉम्ब नहीं फेंका गया तो फिर नागासाकी जाएंगे हम लोग। तो फिर वहाँ से प्लेन मोड़ा गया, नागासाकी में ये लोग गए, और फिर नागासाकी में इन्होंने बॉम्ब फेंका। आप ये सोच के देखो कि कोकुरा के लोग कितने ज़्यादा किस्मत वाले हैं, कितना अच्छा लक था उनका। आपको तो पता ही होगा कि एटम बॉम्ब की वजह से कितने मासूमों की जान गई थी, कितना ज़्यादा दर्द था लोगों में। और आज जो हम पोएम पढ़ेंगे ये एंटी वॉर पोएम है। जो पोएम्स वॉर के ख़िलाफ़ लिखी जाती हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी वॉर पोएम्स। अब इस पोएम के टाइटल के ऊपर आते हैं। इसका टाइटल है अ डॉक्टर्स जनरल एंट्री फॉर अगस्त 6 1945। जनरल पता है आपको किसे कहते हैं? जनरल और डायरी एंट्रीज में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, हालांकि अलग अलग होते हैं जनरल और डायरी एंट्री। जर्नल में आप इवेंट्स के बारे में लिखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं, थॉट्स लिखते हैं आप, और ये रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक डॉक्टर है जो सर्वाइव कर गया एटम बॉम्ब को, और उसने जो एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से बॉम्ब आया, कैसे लाइट जली, कैसे लोग तड़प रहे थे, और मेरी क्या हालत हुई बॉम्ब गिरने से, और किस तरह से बिल्डिंग गिर रही थी, उसका जो एक्सपीरियंस था ना वो उसने लिखा है। और इसे इस तरह से नहीं लिखा गया जैसे कि एक पोएम हो, इसको इस तरह से लिखा गया है जैसे कि एक जर्नल हो। इसी वजह से ये टाइटल है अ डॉक्टर्स जर्नल, एक डॉक्टर का जर्नल। और कब का जर्नल है? अगस्त 6 1945। अगस्त 6 1945 को पहली बार हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब फेंका गया था। इस पोएम में आपको कोई भी स्ट्रैंजा नहीं मिलेगा लिखा हुआ। चलिए मैं शुरू करता हूँ, लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ। द मॉर्निंग स्ट्रेच काम ब्यूटीफुल एंड वार्म। कहते हैं कि 6 अगस्त 1945 में सुबह एकदम शांत थी, खूबसूरत थी और गर्म थी। वार्म से मतलब है कि कंफर्टेबल सुबह थी, मौसम बहुत अच्छा था। अगस्त का महीना है तो थोड़ा सा गर्म होता है, तो जिस तरह से एक आम सुबह होती है वैसी ही सुबह थी। 3 एडजेक्टिव्स का यूज़ हुआ है सुबह बताने के लिए। पहला है काम, काम यानी शांत, ब्यूटीफुल और वार्म। दोस्तों अभी एटम बॉम्ब गिरा नहीं है हिरोशिमा पर, तो बहुत अच्छी सुबह है, जैसे सुबह होती है वैसी नॉर्मल सुबह है। स्प्रॉलिंग हाफ क्लैड आई गेज आउट एट द फॉर्म ऑफ शिमरिंग लीव्स एंड शेडोज। स्प्रॉलिंग का मतलब होता है एकदम फैल के सोना, देखो इस तरह से जैसे हम सुबह में सोते हैं एकदम फैल के। हाफ क्लैड का मतलब होता है कपड़े कम पहने हुए।
सुबह के टाइम पे हम लोग बहुत ही कम कपड़े पहने हुए होते हैं। गेज का मतलब होता है घूर घूर के देखना। शिमरिंग का मतलब होता है चमकना। तो डॉक्टर ये बोल रहा है कि मैं फैला हुआ आराम से सो रहा था, बहुत कम कपड़े मैंने पहन रखे थे, और मैंने सुबह उठ के देखा। क्या देखा मैंने सुबह उठ के? चमचमाते पत्तों और उनकी परछाइयों को। सुबह के टाइम फ्रेशनेस होती है, ओस चमकती है पत्तों के ऊपर। तो इन लाइंस में सुबह की खूबसूरती बता रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। सडनली अ स्ट्रॉन्ग फ्लैश, देन अनदर स्टार्टल्ड मी। और फिर अचानक से एक बहुत ही तेज़ फ्लैश मुझे दिखाई दी। देन अनदर, एक और फ्लैश आई और मैं चौंक गया। मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, क्यों इतनी तेज़ लाइट चमकी अचानक से। स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंक जाना। आई सॉ द ओल्ड स्टोन लैंटर्न ब्राइटली लिट। देखो जापान में ना स्टोन लैंटर्न बहुत होती हैं गार्डन्स वगैरह में, शायद आपने देखा हो, कुछ इस तरह की होती हैं। तो ओल्ड स्टोन लैंटर्न पर बहुत चमकीली लाइट पड़ी। जैसा आप कोई लाइट मारोगे बहुत ज़ोर से तो चमकेगी वो चीज़, ठीक है। स्टोन लैंटर्न पर बहुत ज़ोर की लाइट पड़ी, वो चमकने लगा। मैं आपको बताऊं, एटम बॉम्ब फटने की वजह से बहुत ज़ोर की लाइट चमकी है, और वो लाइट वहाँ पे रखे स्टोन लैंटर्न पर भी पड़ी है। मैग्नीशियम फ्लेयर्स, डॉक्टर ने अपने आप से कहा, क्या ये मैग्नीशियम फ्लेयर्स हैं? दोस्तों मैग्नीशियम फ्लेयर कुछ इस तरह का होता है, इसको आग लगा के जलाया जाता है और इसके अंदर ना मैग्नीशियम मेटल होता है। जब इसको जलाया जाता है ना तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट करता है और बहुत ज़ोर की लाइट निकलती है इसमें से, और जो लाइट निकलती है वो बहुत दूर तक दिखाई देती है। और मैग्नीशियम फ्लेयर्स को यूज़ किया जाता है मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, या फिर किसी इमरजेंसी के लिए, या कोई सिग्नल देने के लिए, या फिर फिल्म्स वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। तो डॉक्टर ने चमकती हुई लाइट को देखकर ये अंदाज़ा लगाया कि कहीं ये मैग्नीशियम फ्लेयर तो नहीं है। वाइल आई डिबेटेड इट, और जिस दौरान मैं ये सब सोच ही रहा था कि ये लाइट क्या है, क्यों है, कैसे आ रही है, मैग्नीशियम फ्लेयर्स है क्या, ये डिबेट चल ही रहा था मेरे अंदर, मैं उलझन में था ही। इसी दौरान क्या हुआ, द रूफ, द वॉल एंड एज इट सीम्ड द वर्ल्ड कोलैप्स इन टिम्बर एंड डेब्री। डस्ट स्वर्ल्ड अराउंड मी। छत गिर गई, दीवारें गिर गईं, और जैसे मानो पूरी दुनिया ही गिर के मलबा बन गई हो, और मेरे चारों तरफ धूल ही धूल हो गई थी। ठीक है, डॉक्टर ये बोल रहा है कि मैं सोच ही रहा था कि ये लाइट है या क्या है। इसी दौरान क्या हुआ, बिल्डिंग गिरना शुरू हो गई, छतें गिर गईं, दीवारें गिर गईं, और मानो पूरी दुनिया ही मलबा हो गई हो। मतलब कोई भी बिल्डिंग नहीं बची, सारी बिल्डिंग वहाँ पे गिर गईं, और धूल ही धूल हो रही थी मेरे आसपास सब जगह। टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, जिस लकड़ी से घर बनता है ना। जापान में आपने देखा होगा बहुत सारे घर लकड़ी के बने होते हैं, जैसे शिनचैन का घर होता था लकड़ी का, याद है? और डोरेमोन का, नहीं डोरेमोन का तो नहीं था, नोबिता का घर था। और डेबरी कहते हैं मलबे को। स्वर्ल्ड का मतलब होता है चक्कर खाना, गोल गोल चक्कर खाना। यहाँ पर मतलब ये है कि धूल उड़ी थी चारों ओर। इन द गार्डन नाउ एंड वियर्ड माई ड्रॉवर्स एंड अंडरशर्ट डिसअपीयर्ड। दोस्तों डॉक्टर अब गार्डन में था और उसे अजीब सा लगा। उसने देखा कि उसने जो थोड़े बहुत कपड़े पहन रखे थे ना सुबह के टाइम पे, वो कपड़े भी गायब हो गए हैं। मतलब जो एटम बॉम्ब फटा था उसकी वजह से उसके कपड़े भी चीर फट गए, और अब उसके जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं है, वो नेकेड है। ड्रॉवर्स मतलब अंडर गारमेंट होता है, अंडरवियर कह सकते हो आप। और अंडर शर्ट तो पता ही होगा आपको, बनियान। अ स्प्लिंटर जूडेड फ्रॉम माई मैंगल्ड थाई। स्प्लिंटर कहते हैं एक छोटे नोकीले लकड़ी के टुकड़े को। तो हुआ क्या, एक लकड़ी का टुकड़ा ना डॉक्टर की जांघ में घुस गया। मैंगल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाए कि वो पहचानने में ना आए। तो मैंगल्ड थाई का मतलब यहाँ पर है कि उसकी थाई की पूरी खाल वगैरह निकल गई थी, उसका गोश्त बाहर आ गया था, मांस फट गया था उसकी थाई का। दोस्तों इन लाइंस में पोएट आपको बताएंगे फिजिकल पेन के बारे में। अब देखो आगे लिखा हुआ है माई राइट साइड ब्लड, और मेरी राइट साइड से खून बह रहा था। जिस्म का जो राइट साइड वाला पार्ट है वो ज़ख्मी हो गया था, खून बह रहा था वहाँ से। माई चीक वॉज स्टॉन, और मेरे गाल फट गए थे। चीक यानी गाल, कल्ला। एंड आई डिसलॉज्ड डिटैचडली अ पीस ऑफ ग्लास, और मेरे जिस्म में कांच का टुकड़ा भी घुस गया था। मैंने उस कांच के टुकड़े को आराम से निकाला। डिटैचडली का मतलब होता है विदाउट एनी इमोशन। देखो मेरी बात समझो आप ध्यान से। मान लो आप बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते हुए आप हमेशा सावधान रहते हो, इधर उधर देखते रहोगे, ज़्यादा बात नहीं करोगे, क्योंकि आपको सबकॉन्शियसली ये पता होता है कि ध्यान हटा दुर्घटना घटी। अगर ज़रा सा भी ध्यान हटा ना तो एक्सीडेंट हो सकता है।
आपका सबकॉन्शियस माइंड ये जानता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर बाई चांस छोटा मोटा एक्सीडेंट हो भी गया, टांग वगैरह में अगर लग भी गई, तो इतना ज़्यादा शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि मैं बाइक चला रहा हूँ, एक्सीडेंट मेरा हो सकता है। बचपन में बहुत बार गिरा हूँ मैं बाइक से, तो मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सुबह सुबह उठा था, सुबह को देख रहा था, बड़ी अच्छी सुबह थी, मौसम बहुत अच्छा था। ये एक्सपेक्टेड था ही नहीं कि कुछ इस तरह का हो जाएगा, एकदम से लाइट जलेगी और एकदम से मैं घायल हो जाऊँगा और एकदम से बिल्डिंगें गिरने लगेंगी। तो ये जो हुआ है ना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एकदम से सुबह उठे और सुबह उठ के उन्होंने ये नज़ारा देखा। तो वहाँ पर कोई इमोशन ही नहीं है, माइंड एकदम सुन पड़ गया। आपको पता ही नहीं कि हुआ क्या है मेरे साथ में। भाई मैं तो सो रहा था, सुबह उठा था मैं, हुआ क्या है ये, कुछ पता ही नहीं माइंड को। तो उनके एक शीशा चुभ गया और वो शीशे को निकाल लें। अब शीशा कैसे चुभा, क्यों चुभा, ये नहीं पता। ऑल द टाइम वंडरिंग व्हाट हैड कम टू पास। बिल्डिंग्स गिर गई, मेरे कपड़ों के चिथड़े उड़ गए, मेरी जांग में लकड़ी घुस गई, शीशा घुस गया मेरे। इतना सब कुछ हो गया एकदम से, और मैं हर समय बस यही सोच रहा था कि ये हुआ क्या है अचानक से। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वेयर वॉज माई वाइफ, अलार्म्ड आई गेव अ शाउट। और फिर थोड़ी देर में जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैंने देखा आसपास कि मेरी बीवी कहाँ है। मुझे अपनी बीवी दिखाई नहीं दे रही। मैं चिल्लाया, वेयर आर यू याकुसैन, कहाँ हो याकुसैन। माई ब्लड गश्ड आउट द आर्टरी इन माई नेक। दोस्तों, जब हमारे कहीं पे चोट लगती है ना, खून बहता है, तो हम कहते हैं कि गले से खून बह रहा है। लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरे जो नेक में आर्टरी है ना, वहाँ से खून निकल रहा है। शायद आर्टरी एक नस होती है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है। लेकिन यहाँ पर जो स्पीकर है वो एक डॉक्टर है, तो वो कहता है शायद मेरी आर्टरी फट गई है। अगर कोई आम इंसान होता तो वो कहता है मेरे गले से खून बह रहा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो डॉक्टर है तो कह रहा है कि शायद मेरी आर्टरी फट गई है, बहुत तेज़ी से खून बह रहा है गले से, शायद मेरी आर्टरी फट गई है। छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जिन्हें आपको पकड़ना होता है। यहाँ पर हिंट मिला है, इससे पहले कहीं नहीं लिखा है कि वो डॉक्टर है नरेटर, पहली बार यहाँ पे हिंट मिला है। क्योंकि आर्टरी कोई आम इंसान कहेगा ही नहीं, डॉक्टर ही कहेगा। स्केयर्ड फॉर माई लाइफ। और जब मुझे लगा कि मेरी गर्दन की नस फट गई है तो मैं डर गया। मुझे लगा कि अब तो मैं गया काम से, अब नहीं बचूंगा मैं। आई कॉल्ड आउट पैनिक स्ट्रिकन टू माई वाइफ। मैंने अपनी वाइफ को पुकारा। मैं बहुत डर गया था, घबरा गया था। पैनिक स्ट्रिकन मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना। देखो, डॉक्टर की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और ऐसी कंडीशन में भी वो अपनी वाइफ को याद कर रहा है, अपनी वाइफ को देखना चाहता है कि वो सही सलामत है या नहीं। पेल, ब्लड स्टेन्ड, फ्राइटेंड, याकुसैन इमर्ज्ड। दोस्तों, फाइनली डॉक्टर की वाइफ याकुसैन आती है वहाँ पे, और एटम बॉम्ब की वजह से ना उनकी भी हालत बहुत बुरी है। पेल मतलब पीला हो जाना, चेहरे की रंगत उड़ गई उनकी, पीला पड़ गया चेहरा। जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो तो आपका चेहरा पीला हो जाता है, या फिर जब बहुत ज़्यादा खून बह जाता है तब भी चेहरा पीला ही हो जाता है। ब्लड स्टेन्ड मतलब वो खून में संधी हुई थी। फ्राइटेंड, और उनकी बीवी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। होल्डिंग हर एल्बो, विल बी फाइन आई अर्ज्ड। डॉक्टर की वाइफ याकुसैन अपनी एल्बो पकड़ी हुई थी, कोहनी पकड़ी हुई थी। और डॉक्टर ने जब उनकी हालत को देखा कि वो ज़ख्मी हो गई हैं, उन्होंने अपनी कोहनी पकड़ लगी है, तो डॉक्टर कहता है फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखो, घर का जो लीडर होता है ना, वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। अगर वही कमज़ोर पड़ गया मुश्किल घड़ी में तो फिर फैमिली बिखर जाएगी, संभालेगा कौन। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि डॉक्टर की वाइफ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर डॉक्टर यहाँ पे रोने लगेगा कि ये क्या हो गया, मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई, तुम भी ऐसी होने लगी, तो फिर दोनों की हिम्मत टूट जाएगी, इनको संभालेगा कौन। तो डॉक्टर ये कहता है, हालांकि उसकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घबराओ मत। लेट्स गेट आउट क्विकली, स्टम्बलिंग टू द स्ट्रीट वी फेल, ट्रिप्ड बाय समथिंग एट आवर फीट। डॉक्टर ने अपनी बीवी से कहा, चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से, हमें कोई सेफ जगह जाना होगा। और वो दोनों गली की ओर जाने लगे, लेकिन तभी उनका पैर किसी चीज़ से टकरा गया। स्टम्बलिंग का मतलब होता है जब आप चल रहे हों और अचानक से कोई चीज़ आपके पैर से टकरा जाए। और हम किसी चीज़ से टकरा के गिर गए। ट्रिप्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से टकरा के गिर जाना। आई गैप्स्ड आउट व्हेन आई सॉ इट वाज अ हेड। और जब मैंने देखा कि हम एक खोपड़े से टकरा के गिरे हैं तो मैं हाँफ गया, मेरे हाथ पैर फूल गए। वो लोग जा रहे होते हैं किसी सेफ जगह पर वहाँ से, लेकिन रास्ते में क्या होता है, किसी चीज़ से उनका पैर टकरा जाता है और वो गिर पड़े।
और फिर जब डॉक्टर ने देखा कि हम किस चीज़ से टकरा के गिरे हैं तो वो एक खोपड़ा था। एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, ही वॉज डेड। हालांकि वो इंसान मरा हुआ था, डॉक्टर को भी ये बात पता थी कि वो इंसान मरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कहा माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। दोस्तों, इस लाइन से हमें पता लग रहा है कि डॉक्टर कितना ज़्यादा डर गया है। जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो हम अपने होश खो बैठते हैं। मरे हुए इंसान को सॉरी बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो डरा हुआ इतना है कि घबराहट में उसने कहा कि मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। अ गेट हैड क्रश्ड हिम, देयर वी स्टूड एफ्रेड। डॉक्टर बताता है कि एक गेट ने उस आदमी को कुचला था। जिस आदमी से हम टकरा के गिरे थे उसके खोपड़े से, उस आदमी को एक गेट ने कुचला था और हम वहीं पर खड़े हुए थे। डर की वजह से वहीं पर खड़े के खड़े रह गए। हमारा जिस्म सुन पड़ गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अ हाउस स्टैंडिंग बिफोर अस टिल्टेड, स्वेड, टॉपल्ड एंड क्रैश्ड। वहीं पास में एक घर हिल रहा था, झूल रहा था, अनस्टेबल था और फिर वो घर भी गिर पड़ा। फायर स्प्रैंग अप इन द डस्ट स्प्रेड बाय द विंड। और जब वो घर गिरा ना तो वहाँ पे धूल ही धूल हो गई और उस धूल के बीच में आग लग गई वहाँ पे, और हवा की वजह से फायर और भी ज़्यादा भड़क गई, फैल गई वहाँ पे। ठीक है, घर गिर गया, घर गिरा तो बहुत धूल धूल हो गई और वहीं पर इसी दौरान आग भी लग गई घर गिरने की वजह से, और उस आग को हवा ने फैला दिया। इट dawned on us we must get to the hospital, we needed aid। मरे हुए इंसान को देखकर मेरा जिस्म, मेरा माइंड सुन पड़ गया था। लेकिन फिर जब घर गिरा, आग लगी वहाँ पे, धूल उड़ी, तो मैं दोबारा से होश में आया और मैंने कहा कि हमें हॉस्पिटल जाना है, हमें मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, मरहम पट्टी के लिए हॉस्पिटल जाना है। एंड आई शुड हेल्प माई स्टाफ टू, और मुझे अपने स्टाफ की भी मदद करनी है। दोस्तों, अभी तक पोएम में क्लियर कट हमें नहीं बताया गया था कि नरेटर डॉक्टर है। नेक की आर्टरी का उसने बोला था, वो एक हिंट था। वो कह रहा है मुझे अपने स्टाफ की भी मदद करनी है, हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल में मरहम पट्टी करानी है और वहाँ पर अपने स्टाफ की भी मदद करनी है। तो पता लग गया यहाँ पे कि नरेटर डॉक्टर है। दो दिस मेड सेंस टू मी देन आई वंडर हाउ आई कुड। दोस्तों, ब्रैकेट में जो ये लिखा हुआ है ना, ये आफ्टर थॉट है। मतलब उस टाइम तो डॉक्टर को ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मैं कैसे हॉस्पिटल में जाऊंगा, कैसे अपने स्टाफ की मदद करूंगा। मैं तो ख़ुद इतना ज़्यादा ज़ख्मी हूँ, परेशान हूँ। लेकिन बाद में जब उसने अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना शुरू किया तब उसके समझ में आया होगा कि मैं ये क्या क्या बोल रहा था उस टाइम पे। और उसने फिर ब्रैकेट में लिखा, ठीक है, ये आफ्टर थॉट है। जब डॉक्टर ठीक हो गया, सर्वाइव कर गया, उसने अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा तो ब्रैकेट में लिखा उसने कि भला मैं उस टाइम कैसे ये सब कर पाता। माई लेग्स गेव अवे, और अब मेरी टांगों की स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई थी, टांगों में जान नहीं थी। आई सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में बैठ गया। थर्स्ट सीज्ड मी बट नो वाटर कुड बी फाउंड। बहुत प्यास लग रही थी लेकिन वहाँ पर कहीं भी पानी नहीं था। माई ब्रेथ वॉज शॉर्ट बट बिट बाई बिट माई स्ट्रेंथ सीम टू रिवाइव एंड आई गॉट अप एट लेंथ। मुझे दिक्कत हो रही थी सांस लेने में, लेकिन धीरे धीरे जिस्म में दोबारा से जान वापस आने लगी, स्ट्रेंथ आ रही थी वापस से, और हिम्मत करके मैं दोबारा से खड़ा हो गया। थोड़ी सी जान आई ना जिस्म में बैठने से, तो हिम्मत करी, दोबारा खड़ा हो गया मैं। डॉक्टर में देखो कितनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, उसको ज़िद है ज़िंदा रहने की। सब कुछ बर्बाद हो गया लेकिन फिर भी कितनी हिम्मत है इसके अंदर। आई वॉज स्टिल नेकेड बट आई फेल्ट नो शेम। मेरे जिस्म पर कोई भी कपड़े नहीं थे, नंगा था मैं, नेकेड था, लेकिन फिर भी मुझे कोई शर्म नहीं आ रही थी। दिस थॉट डिस्टर्ब मी समवॉट टिल आई केम अपॉन अ सोल्जर स्टैंडिंग साइलेंटली। हालांकि मुझे इस बात ने डिस्टर्ब ज़रूर किया। मैं नंगा था, मुझे शर्म आनी चाहिए थी, पता नहीं शर्म क्यों नहीं आ रही थी मुझे। इस बात से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर हुआ, परेशान किया इस बात ने मुझे कि मुझे शर्म क्यों नहीं आ रही। मैं नंगा हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए थी उस टाइम पे। लेकिन फिर मेरा ध्यान कहीं और चला गया। मैंने एक सोल्जर को देखा, सोल्जर चुपचाप खड़ा हुआ था वहाँ पे। हु गेव द टॉवल राउंड हिज नेक टू मी, और उस सोल्जर ने मुझे टॉवल दिया। सोल्जर के गले में लिपटा हुआ था टॉवल, और उसने अपने गले से उतार के मुझे वो टॉवल दिया। माई लेग्स स्टिफ विद ड्राइड ब्लड, मेरी टांगें ज़ख्मी थीं और खून जम गया था टांगों पे, और अब उन टांगों में और ज़्यादा जान नहीं थी, उनसे चला नहीं जा रहा था, वो स्टिफ हो रही थी, जाम हो रही थी। रिबेल्ड, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, विरोध किया, हिम्मत करी दोबारा से चलने की। आई सेड टू याकुसेन शी मस्ट गो ऑन अहेड। हिम्मत तो करी चलने की, लेकिन चल नहीं पाया। समझ में आ गया कि अब आगे और नहीं जा सकता हूँ,
तो मैंने अपनी वाइफ याकोसेन से कहा कि अब तुम्हें अकेले आगे जाना होगा, मैं चल नहीं पाऊँगा, तुम जाओ। शी डिड नॉट विश टू बट इन आर डिस्ट्रेस वॉट चॉइस हैड वी। मेरी वाइफ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन हमारे पास में कोई और चारा भी नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मेरी वाइफ मुझे छोड़कर आगे चली जाए। अ ड्रेडफुल लोनलीनेस केम ओवर मी व्हेन शी हैड गॉन। और एक भयानक अकेलापन ने मुझे घेर लिया जब मेरी वाइफ मुझे छोड़ के वहाँ से चली गई। देखो, मुश्किल समय में आपकी कोई मदद ना करे कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई आपके साथ में भी खड़ा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। मुश्किल समय में भले ही कोई मदद ना करे, लेकिन साथ में होना चाहिए कोई ना कोई, तो हिम्मत मिलती है उससे। अब उसकी वाइफ उसकी मदद नहीं कर रही थी डॉक्टर की, लेकिन जब वो चली गई ना, तो एक भयानक अकेलापन उसने महसूस किया वहाँ पे। उसकी हिम्मत चरमरा गई। जब तक उसकी वाइफ उसके साथ में थी उसकी हिम्मत बनी हुई थी, अब अकेला हो गया तो बहुत भयानक अकेलापन उसको सताने लगा। माई माइंड रैन एट हाई स्पीड, माई बॉडी क्रैप्ड बिहाइंड। और मेरा माइंड बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, लेकिन मेरा शरीर बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहा था। मतलब दिमाग तो बहुत तेज़ी से चल रहा था, बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, बहुत कुछ सोच रहा था मैं एक ही टाइम पे, लेकिन जो शरीर था ना वो ज़ख्मी था और वो चल नहीं पा रहा था, मूव नहीं कर पा रहा था। जितनी तेज़ी से दिमाग चल पा रहा था उतनी तेज़ी से जिस्म नहीं चल पा रहा था। आई सॉ द शैडोई फॉर्म्स ऑफ पीपल। दोस्तों, एटम बॉम्ब फटने की वजह से लोगों की हालत ख़राब हो गई, लोग पहचानने में नहीं आ रहे थे, उनकी शेप बिगड़ गई थी, टेढ़े मेढ़े हो गए थे। तो डॉक्टर कहता है कि मैंने अजीब से दिखने वाले लोगों को देखा। सम वर गोस्ट, सम स्केयर क्रोज, ऑल वर वर्डलेस डंप। कुछ लोग तो भूत जैसे लग रहे थे, कुछ लोग स्केयर क्रोज जैसे लग रहे थे। स्केयर क्रो देखो कुछ इस तरह का होता है, इसको खेत में रखा जाता है ताकि पक्षी फसल को बर्बाद ना करें। पक्षी फसल को खा जाता है ना, इस वजह से इसको लगाया जाता है। अब किसान तो हर टाइम खड़ा नहीं हो सकता, तो स्केयर क्रो को भयानक बनाया जाता है ताकि पक्षी डर के फसल तक ना आए। तो कुछ लोग तो भूत जैसे दिखाई दे रहे थे वहाँ पे, कुछ लोग स्केयर क्रोज जैसे दिखाई दे रहे थे। कहने का मतलब ये है कि सबकी शक्लें बिगड़ी हुई थी, कोई पहचानने में नहीं आ रहा था और सब लोग बिल्कुल चुप थे। डम्ब का मतलब होता है गूंगा होना, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आर्म्स स्ट्रेच्ड स्ट्रेट आउट, शोल्डर टू डैंगलिंग हैंड। और इन सभी लोगों ने अपनी बाहों को फैला रखा था और उनके हाथ लटके हुए थे। देखो जैसे ये चल रहे हैं ना ज़ॉम्बी, इस तरह से इनके हाथ लटके हुए थे, बॉडी से टच नहीं कर रहे थे इनके हाथ। इट टुक सम टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड द फ्रिक्शन ऑन देयर बर्न्स कॉज सो मच पेन दे फियर टू चैफ फ्लैश अगेंस्ट फ्लैश अगेन। और मुझे थोड़ा टाइम लगा ये जानने में कि ये लोग ऐसे हाथ फैला के क्यों चल रहे हैं। अगर ये लोग हाथ चिपका के चलेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली चलते हैं, तो इनकी ना बॉडी जली हुई है, इनका जिस्म जला हुआ है, और जब गोश्त से गोश्त टकराएगा, रगड़ खाएगा तो बड़ी तकलीफ़ होगी। उन्हें डर है कि उनके गोश्त से गोश्त टकराए ना, रगड़ ना खाए, और इसी वजह से वो हाथ को थोड़ा सा फैला के चल रहे हैं ताकि थोड़ा खुला खुला रहे, एक दूसरे से बॉडी टकराए ना। चैफ का मतलब होता है किसी चीज़ से रगड़ रगड़ के सूज जाना, इतनी बार रगड़े कि वो सूज जाए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी उंगली के बीच में से जल गया, मान लो मेरी उंगली जल गई, तो मैं अपनी उंगली को ना अलग अलग रखूँगा, चिपकाऊँगा नहीं साथ में, क्योंकि अगर ये चिपक गई तो रगड़ खाएगी वो जगह और जलन और ज़्यादा होगी, तकलीफ़ होगी मुझे, तो मैं अलग अलग रखूँगा दोनों उंगलियों को। समझ में आ रहा है? बिल्कुल वैसे ही इन लोगों ने अपने हाथों को अलग अलग रख रखा था ताकि इनकी बॉडी से बॉडी ना टकराए और इनको तकलीफ़ कम से कम हो। Those who could shuffled in a blank parade towards the hospital। और जो लोग ज़ख्मी होने के बावजूद भी, जिन लोगों में इतनी हिम्मत थी, इतनी ताकत थी कि वो हॉस्पिटल में जा सकें, वो लोग ज़िंदा लाश बन के हॉस्पिटल में जा रहे थे। ब्लैंक परेड मतलब ज़िंदा लाश, उनके अंदर कोई भी इमोशन नहीं था। जैसे परेड में होता है ना, आपने देखा होगा मार्च करते रहते हैं, उनके अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता, उन्हें बस इतना पता होता है कि हमें मार्च करना है। बिल्कुल वैसे ही ये लोग भी ब्लैंक होके ब्लैंक परेड की तरह जा रहे थे, ज़िंदा लाश बन के जा रहे थे। इन्हें कुछ नहीं पता था कि ये सब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। उनका दिमाग सुन पड़ गया था। आई सॉ डिसमेड अ वुमेन विद अ चाइल्ड स्टैंड इन माई पाथ बोथ नेकेड। मैंने देखा एक परेशान औरत को, और उस औरत के साथ में एक बच्चा भी था, और वो दोनों नंगे मेरे रास्ते में खड़े हुए थे। उनके जिस्म पर कोई भी कपड़े नहीं थे। हैड दे कम बैक फ्रॉम द बाथ। और मैंने अपने आप से पूछा, अपने आप से कहा कि क्या ये लोग नहा के बाहर आए। देखो इस सेंटेंस की गहराई को समझो आप।
आपको थोड़ा बेतुका सेंटेंस लग रहा होगा ये, लेकिन आप समझो कि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना, तो इंसान बहुत बहकी बहकी बातें करने लगता है। कुछ बहुत बुरा हो गया, अगर कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो वो सेंसेस खो देता है, अपने बहकी बहकी बातें करता है। इतना ख़राब माहौल है, बेबसी है, तकलीफ़ है, और वो ये कह रहा है कि क्या ये दोनों नहा के बाहर आए जो नंगे खड़े हैं यहाँ पे। आई टर्न माई गेज बट वॉज एट अ लॉस डेट शी शुड स्टैंड दिस। अब क्योंकि उस औरत ने कपड़े नहीं पहन रखे थे तो मैंने अपनी निगाहें वहाँ से हटा लीं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसे नंगे यहाँ पे क्यों खड़े हैं, कपड़े क्यों नहीं पहन रखे इन लोगों ने। Till I came across a naked man, and now the thought arose that some strange things had stripped us of our clothes. और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों नंगे खड़े हैं वहाँ पे। लेकिन फिर मैंने एक नंगे इंसान को देखा, आदमी को देखा, और मैंने उस नंगे आदमी को देखकर ये सोचा कि कोई एक अजीब सी चीज़ होगी जिसने हम सबके कपड़ों को छीन लिया। कोई ऐसी अननोन फोर्स है जिसने हमारे कपड़ों को छीन लिया, हमसे ले गई छीन के। The face of an old woman on the ground was marred with suffering, but she made no sound. और फिर मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो फर्श पे पड़ी हुई थी। उनका चेहरा बिगड़ा हुआ था, मतलब ज़ख्मी था चेहरा बहुत ज़्यादा, और वो तड़प रही थीं, लेकिन उनकी तड़प में कोई भी आवाज़ नहीं थी। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको लोग ऐसे बोलते हुए मिलेंगे, आए आए, इस तरह से आवाज़ें निकालते हैं लोग हॉस्पिटल में। लेकिन वो तड़प तो रही थी, सफ़र तो कर रही थी, लेकिन उनकी सफ़रिंग में कोई भी आवाज़ नहीं थी, साइलेंटली वो सफ़र कर रही थी। फ़र्श पर पड़ी हुई थी वो बूढ़ी औरत और उनका चेहरा ज़ख्मी था। साइलेंस वॉज कॉमन टू अस ऑल, नो क्राइज ऑफ एंग्विश और अ सिंगल वर्ड। और इनफैक्ट साइलेंस तो सभी की ज़ुबान पे था, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने कोई रोना धोना नहीं सुना किसी का, किसी को हाय हाय करते हुए नहीं सुना, किसी को भी कुछ भी बोलते हुए नहीं सुना। सब लोग एकदम शांत थे, मतलब बताना चाह रहे हैं कि सफ़रिंग इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी, दर्द इतना हद से ज़्यादा गुजर गया था कि सभी लोग चुप हो गए थे। उनके दिमाग सुन पड़ गए थे, उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। इस वजह से वो सभी लोग एकदम शांत हो गए थे। यार ये पोएम वाकई दिल को छू देने वाली है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको हंसी मजाक में पढ़ाऊँ ताकि आप थोड़ा लाइटली लो पोएम को। लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने क्लासमेट्स के साथ में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको ICSE इंग्लिश की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत ही आसान